दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग धरती पुत्र फाउंडेशन चैनल के माध्यम से कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है इस चैनल के माध्यम से। तो जैसा कि अभी हम लोग कल क्लास 9th कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए जो रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो आता है, रसायन विज्ञान में हम लोग चर्चा किए थे, रसायन विज्ञान के बारे में चर्चा किए थे। तो आप सभी दोस्त ध्यान देंगे, रसायन विज्ञान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दोस्त, हम लोग कल जो है क्लास 9th के रसायन विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे। रसायन विज्ञान जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री कहते हैं। एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं कि कल किस किस टॉपिक पर बात किए थे हम लोग, क्या क्या रसायन विज्ञान के बारे में बताए थे। तो कल जो है दोस्तों बताया गया था रसायन विज्ञान का परिभाषा, इसके डिफिनेशन के बारे में चर्चा किए थे रसायन विज्ञान के, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन एवं उनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थात ये बताए थे कि पदार्थ के संरचना संगठन एवं उनके गुणधर्म तो दोस्तों, पदार्थ की संरचना, पदार्थ के बारे में भी कल हम चर्चा किए थे। जैसा कि पदार्थ की संरचना मतलब पदार्थ की उसकी बनावट कैसी होती है, उसकी संरचना क्या है। पदार्थ के संगठन कैसे हैं, अर्थात पदार्थ बनता कैसे है, उसके संगठन कैसे हैं और उसके कौन कौन से गुण होते हैं, उसके गुणधर्म के बारे में चर्चा किए हुए थे। उसके बाद दोस्तों हम ये बताए थे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। केमिस्ट्री की रसायन विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बताए थे कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे कहाँ से होती है। रसायन विज्ञान में हम ये बताए थे इसकी उत्पत्ति में कि रसायन विज्ञान को इंग्लिश में या अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के केमिया शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के केमिया शब्द से हुई है। आपको याद होगा कि केमिया का अर्थ हम बताए थे कल, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? काली मिट्टी। काली मिट्टी अर्थात इसको इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर इसको आप बताए थे कि ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी अर्थात ब्लैक सॉयल। तो दोस्तों ये तो कल की टॉपिक रहा। और उसके बाद जो है हम लोग चर्चा किए थे रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं। तो रसायन विज्ञान के जनक लेवासिये जी को कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें हम एक और पॉइंट बताए थे कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले सन 1905 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है वांट हाफ। क्या नाम है दोस्तों? वांट हाफ, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वांट हाफ नामक वैज्ञानिक को सबसे पहले रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे
आपके चैप्टर पे आ जाते थे। अब मैं ये भी हम बताए थे कि क्लास 9th में मूल रूप से 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर जिनका नाम हम कल बताए थे। एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, और दूसरा चैप्टर का नाम था हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। फिर तीसरे चैप्टर का नाम था परमाणु एवं अणु, और चौथे चैप्टर का नाम था परमाणु की संरचना। तो 4 चैप्टर थे। 4 चैप्टर में दोस्तों हम लोग पहला चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ, जैसा कि आप नाम से ही वाकिफ हो रहे हैं कि सर आप नाम से बता रहे हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ, इसका मतलब कि जो हमारे अगल बगल या हमारे आसपास में जो वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। इसमें भी कुछ बातें बताई गई थी, जिसमें से कि आज जो पदार्थ हैं, पदार्थ की डिफिनेशन के बारे में आपको बताए थे कि इसकी परिभाषा क्या है और पदार्थ को कैसे आप पहचानेंगे, ये भी हम बताए हुए थे। पदार्थ को कैसे आप पहचानेंगे इसके बारे में भी हम चर्चा किए थे। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि सर आप पदार्थ का परिभाषा ये बताए थे, इसका डिफिनेशन कि वह पिंड या वह वस्तु जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है। वह पिंड जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है। पदार्थ को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो स्थान घेरेगा, जो स्थान घेरेगा और उसमें कुछ तथा उसमें कुछ भार होना चाहिए, कुछ भार हो। तो ध्यान दीजिए, पदार्थ को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप देखेंगे कि सर ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जो क्या घेरती हो, स्थान। फिर उसके बाद दूसरा टर्म ये है कि जिसमें कुछ भार होता है। वह वस्तु जो स्थान भी घेरे और उस वस्तु में कुछ भार भी हो, उसी को हम लोग पदार्थ कहेंगे। ये तो पदार्थ के बारे में बताए थे। आपको याद होगा हम होमवर्क में भी दिए थे कि गंध, शीत क्या पदार्थ हैं? तो आप कहेंगे कि सर जो शीत, शीत का मतलब आप जैसे ठंडी के दिनों में शीतलहर का नाम सुने होंगे कि सर शीतलहर चल रही है या शीतलहर की छुट्टी होती है, तो उसी शीत की बात कर रहे हैं। शीत का मतलब ये होता है ठंडापन से। तो प्रश्न ये है कि क्या शीत स्थान घेरती है? जो ठंडा होता है वह स्थान तो नहीं घेरता है, क्योंकि उसको आप महसूस कर सकते हैं, न कि आप उसको बता पाएंगे कि सर ये स्थान घेर रहा है या फिर इसमें शीत में कुछ भार है। ऐसा तो है नहीं। इसका वजन भी आप नहीं कर पाएंगे। वजन का मतलब ये नहीं कर पाएंगे कि सर 5 किलो शीत है या सर 10 किलो शीत है या 10 लीटर शीत चल रही है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए यह पदार्थ नहीं है, यह पदार्थ नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम बताए थे गंध। गंध का मतलब स्मेल जिसको कहते हैं, कि क्या स्मेल, गंध जो है पदार्थ है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि सर गंध जो है यह भी पदार्थ नहीं है। गंध पदार्थ नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो क्योंकि आप जानते हैं गंध को आप एकत्रित नहीं कर सकते हैं। अच्छा, वो गंध की अगर जब बात करेंगे तो गंध स्थान नहीं घेरेगा। ये नहीं कि मतलब जहाँ पे हैं किसी पात्र में रख दें तो सर ये पूरा पात्र में गंध, अगर स्थान घेर भी रहा है तो आप इस गंध को वजन नहीं कर पाएंगे कि सर 5 किलो गंध या 10 किलो गंध या 10 लीटर गंध, ऐसा तो है नहीं। तो जब अगर ऐसा नहीं है तो इसलिए यह पदार्थ बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ तक की बातें हो चुकी थी हम लोगों की, और आज जो है हम लोग चर्चा करने वाले थे कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पदार्थ की अवस्था के बारे में, जिसमें से हम ये बताए थे कि पदार्थ की मुख्य रूप से 5 अवस्था के बारे में हम आपको बताए थे, और 3 ठो लिखे थे बोर्ड पे। 3 अवस्था लिखे हुए थे। 3 अवस्था में कौन कौन से थे? तो आप कहेंगे कि सर इनके 3 अवस्था में आप लिखे थे ठोस, द्रव और गैस।
चलिए, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि सर इसकी अवस्थाएं कौन कौन हैं। तो मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं का जिक्र क्लास 9th के कक्षा में आपके बुक में दिया हुआ है। 3 अवस्था का जिक्र कौन कौन है? तो आप कहेंगे कि सर 3 अवस्थाएं जो हैं, पहली अवस्था जिसको आप कहेंगे ठोस, दूसरी अवस्था जिसको आप कहेंगे द्रव, और तीसरी अवस्था आ जाती है भाई जिसको आप कहेंगे गैस। इसके बारे में तो आप लोग थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़े होंगे कक्षा 6वीं में, 7वीं में या 8वीं में, इन सब में विज्ञान के अंतर्गत लिखवाया गया रहा होगा, ठोस द्रव गैस। अब चौथी अवस्था की अगर जब आप बात करेंगे मेरे भाई, तो चौथी अवस्था जो है उसको बोलेंगे प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था की जब आप बात करेंगे तो इसको बोलेंगे BEC के नाम से जाना जाता है, या इसको हम लिख देते हैं, इसका पूरा नाम जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जिसको BEC के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, पदार्थ की 5 अवस्थाएं, पदार्थ की 5 अवस्थाएं। अच्छा, एक बात थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि जो भी बच्चे क्लास 8 से 9th में आए हैं, तो आप जब पढ़ना बैठें, जब भी पढ़ने के लिए बैठें, तो आप अपना एक रफ पेन के साथ साथ अपना नोट्स भी अपने इस विज्ञान, मतलब रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, 3 ठो नोट्स भी आपको बनाना है। विज्ञान विषय में 3 नोट्स बनाने हैं, और बाकी जो है आपका इंग्लिश हुआ, गणित हुआ, और वगैरह हिंदी हुआ जो, और सामाजिक विज्ञान हुआ, तो इन सब सारे विषय का अपना जैसे जैसे आपको कंटेंट मिलता जाएगा आप इसका नोट्स बनाते जाइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इन सब जितना मैं लिखवा रहा हूँ जो जो टॉपिक, आप इसका नोट्स ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस समय अभी हम लोगों का नया सत्र जैसे ही स्टार्ट हुआ है, नया सत्र स्टार्ट होने से ही, शुरुआत से ही हम लोग अभी से इसमें आ गए हैं कि रसायन विज्ञान के बारे में और आपके एक एक चैप्टर के बारे में, आपके सभी विषयों के बारे में लेकर के, कि आप जो नए बच्चे हैं वो बिना देर किए हुए ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से वो अपना नोट्स बनाते रहें। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि आप कक्षा 9वीं में हैं, तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जब आप विद्यालय में जाएंगे, आप विद्यालय में इस समय जा भी रहे होंगे, तो जब भी अगर आप विद्यालय में जाएंगे तो आपको क्लास 9th में यही सब टॉपिक लिखवाया जाएगा। तो अगर आप पहले से नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा, और जब अच्छे से तैयार हो जाएगा तो क्लास 9th का और 10th का मिक्स करके, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में आता है, और बोर्ड के पेपर की भी तैयारी हम बहुत भली भांति अच्छे से आपको करवाएंगे। तो आप एक बार इन सारे टॉपिक का जो हम लिखे हैं पदार्थ की अवस्था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको रफ पे अच्छे से नोट किया कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे में, कि पदार्थ की अवस्था जो है, पहली अवस्था ठोस है। ठोस क्या होता है? ठोस क्या होता है? और अच्छा, ठोस का आप हमारे गांव देहात में आप देखे होंगे कि जब भी कोई चर्चा होता है, या घर के लोग, मम्मी पापा या बड़े जो रहते हैं, जब भी अगर हम लोग कहीं मार्केट वगैरह या कुछ सामान लेने जाते हैं, तो उसमें लोग ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु, जब कोई वस्तु लेने जाते हैं सामान, तो लोग कहते हैं कि बहुत ठोस सामान लीजिएगा, जो एकदम ठोस हो, मतलब कि जो खराब ना हो, कहीं से टूटी फूटी ना हो, ठोस हो एकदम।
तो ठोस से क्या पता चल रहा है? तो आप कहेंगे कि सर ठोस का मतलब कि कोई ऐसा वस्तु होगा जो काफ़ी मजबूत होगा, ठोस होगा ना। अच्छा, इसको इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर इसको सॉलिड कहते हैं। अब अगर हम लोग विज्ञान की भाषा में या रसायन विज्ञान की भाषा में देखा जाए कि ठोस का परिभाषा क्या होगा, तो इसके परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। ठोस का परिभाषा, जैसे टॉपिक एकदम लिखवा रहे हैं, लिख रहे हैं बोर्ड पे, आप वैसे ही नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा। इसका SOLID, सॉलिड। इसका डिफिनेशन की अगर बात करेंगे दोस्तों, इसकी परिभाषा ठोस की परिभाषा क्या होती है, तो आप कहेंगे कि सर ठोस वह पदार्थ जिसके आकृति एवं आयतन एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दोनों निश्चित होते हैं। वह पदार्थ जिसकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाता है। ठोस कहलाता है। वह पदार्थ जिसकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब कि ठोस जो है, इसमें भी सर पदार्थ शब्द आ गया है। इसका मतलब कि यह पदार्थ की अवस्था ही है। अभी हम आपको बताएं इससे पहले जो हेडिंग कि पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ की अवस्था में ये बताएं कि पदार्थ की मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं। पहली अवस्था ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा और पांचवी अवस्था जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको BEC बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? BEC। तो ठोस जो है यह पदार्थ की पहली अवस्था है। ठोस पदार्थ की कौन सी अवस्था है? पहली। तो आप कहेंगे कि सर ठोस का जो डिफिनेशन की अगर आप बात कर रहे थे, तो वह पदार्थ जिसकी आकृति का मतलब कि जिसका बनावट, जिसका आकार, वह पदार्थ जिसकी आकृति एवं आयतन। आप कहेंगे कि सर आयतन का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि सर आयतन को हम लोग सर इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। और सर इसको हम लोग पढ़े हैं कि यह सर मैथ वगैरह में भी आयतन का नाम लिया जा रहा था। सर लोग हमारे जो टीचर थे वो नाम ले रहे थे। इसका मतलब कि आयतन की जब बात करेंगे तो उस जो ठोस जो है उसके भार की बात कर रहे हैं कि इसका भार क्या है, इस वस्तु का आयतन क्या है। तो इसकी आकृति और आयतन ये दोनों क्या रहेगा भाई? निश्चित। जब जिस पदार्थ का आकृति और आयतन निश्चित रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ठोस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस। तो आप कहेंगे कि सर हम लोग अब थोड़ा सा अपने अगल बगल देख लेते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं ठोस हैं जिनका आकृति मतलब जिनका बनावट और जिनका आयतन दोनों क्या है? निश्चित है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, यह पेन आप देख रहे हैं। पेन की अगर जब आप बात करेंगे तो पेन हमेशा इस तरह से एक स्टिक की भांति, एक छड़ी की भांति पतला लंबा रहता है। ये तो है नहीं कि पेन गोल आकार का रहेगा।
इसका मतलब इस बात से पता चलता है कि सर जो पेन की आकृति जो है या बनावट या फिक्स इसी आकार की पेन होगी। अगर हम लोग ईंट की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ईंट ऐसे बनता है आयताकार। अगर ईंट की जब आप बात करेंगे तो ईंट आयताकार बनता है। ये तो है नहीं कि सर ईंट गोलाकार बना देते हैं, इसको भी ईंट कहेंगे, ये ईंट नहीं होगा। गोलाकार भाग को ईंट तो बोलेंगे नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं कि आप कहेंगे कि सर ईंट से और पेन से इसका मतलब क्या तात्पर्य है, तो आप कहेंगे कि सर ईंट का आकार हमेशा आयताकार होगा, यह आयत के आकार का होगा। आयत आपको याद होगा, मैथमेटिक्स में आप आयत के बारे में पढ़े होंगे कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ईंट हमेशा आयताकार बनेगा। अगर हम लोग बात करेंगे गेंद बॉल की, जब अगर गेंद की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर गेंद जो होगा यह गोल आकार का होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि गेंद को हम लोग वर्गाकार बना दें या आयताकार बना दें, एक गेंद तो होगा नहीं। गेंद हमेशा कैसे होगा, गोल आकार में ही होगा। इस बात से ये पता चल रहा है कि सर इसकी आकृति जो गेंद है इसकी आकृति फिक्स है, निश्चित है। इसको जब भी गेंद की अगर आप नाम लेंगे तो इसकी आकृति हमेशा गोल आकार में ही दर्शाई जाएगी या गोल आकार में ही रहेगी। अगर ईंट की जब आप बात करेंगे तो सर इसकी भी आकृति फिक्स है, निश्चित है इसकी आकृति कि ये हमेशा आयताकार भाग में ही होगा या आयत के ही आकार में होगा। अब इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे मेज का, आपके अगल बगल पढ़ रहे होंगे तो जो चेयर होगा, कुर्सी जो होगा, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे बोर्ड का, यह बोर्ड जो है हमेशा आप जानते हैं बोर्ड हमेशा आयताकार में ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि गोल आकार में बोर्ड बना दिया जाता है ना। तो हम लोग आकृति के बारे में देख लिए कि सर जो आकृति जिस वस्तु की जो आकृति है, जैसे कि ईंट, गेंद, फिर उसके बाद पेन, कॉपी, किताब, इन सभी वस्तुओं की आकृति क्या है, निश्चित है कि इनका एक फिक्स्ड आकृति है। अब इनका आयतन की अगर बात करेंगे तो अगर कोई ईंट ले लेते हैं, अगर ईंट का वजन अगर आप बात कर रहे हैं कि सर ये 2 kg का है, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप इस ईंट का वजन हमारे यहाँ लेकर आए तो 2 kg का था और आप अपने घर पे या किसी अन्य मतलब अन्य लोगों के यहाँ लेकर गए, इसका वजन किए तो यह 2 kg से 4 kg हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं। ये भी नहीं है कि इसका जो आयतन जो है इसका भार जो है बढ़ जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि हम इस समय प्रयागराज में अगर आप ईंट लिए हैं, कोई ईंट का वजन 2 kg है, अगर आप इसको अपने गांव पे अपने घर पे लेकर गए तो ऐसा तो है नहीं कि ईंट का वजन बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो जब अगर ऐसा नहीं होगा तो इस बात से ये पता चला है कि सर इसका जो वजन, इसका जो आयतन जो होगा वह फिक्स होगा, वह निश्चित होगा। इसको किसी भी कहीं भी या किसी स्थान पे लेकर जाया जाए या इसका वजन किया जाएगा तो इसका एक फिक्स्ड आयतन होगा। तो ये रहा इसके आयतन के बारे में। अब हम लोग आयतन भी देख लिए कि सर इसका आयतन भी फिक्स्ड हो गया, इसका आकृति भी फिक्स्ड हो गया, मतलब दोनों क्या हैं, निश्चित हैं। अब एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल आप इसमें थोड़ा बहुत नोट कर लेंगे। जैसे अगर बात करेंगे तो एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका, जैसे में पेन, जैसे पेन, मेज, कुर्सी, ईंट, स्टोन भी ले लेते हैं, पत्थर इत्यादि। आप इसको नोट कर लेंगे या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं पदार्थ जो ठोस है, इस ठोस के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि इसकी व्याख्या क्या है। ठोस की व्याख्या, आप नेक्स्ट हेडिंग जो डालेंगे आपकी हेडिंग होगी ठोस की व्याख्या।
ठोस की व्याख्या। आप कहेंगे कि सर ठोस की व्याख्या, अभी तो सर आप डिफिनेशन बताए हैं कि ठोस वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। ये तो आप सर ठोस का परिभाषा बता दिए। अब इसकी व्याख्या की अगर जब आप बात करेंगे तो इसकी व्याख्या देखिए हम लोग यहाँ से करते हैं। ठोस के अणु या ठोस के या ऐसे नोट करिएगा कि ठोस पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं। इनके कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान स्थान नगण्य होता है। अंतरा अणुक स्थान नगण्य होता है। ठोस के कण या ठोस पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं। इनके कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान नगण्य होता है। इसलिए ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। देखिए, ठोस पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं। इनके कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान नगण्य होता है। अब कहेंगे कि सर अंतरा अणुक स्थान, अंतरा अणुक स्थान का मतलब ये हो गया कि जब दो या दो से अधिक कणों के बीच, दो या दो से अधिक कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसको अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। या दो या दो से अणुओं के बीच भी कह सकते हैं। दो या दो से अधिक अणुओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। अंतरा अणुक स्थान नगण्य, नगण्य का मतलब होता है नहीं के बराबर। नगण्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? नहीं के बराबर। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर इसीलिए इनका आकृति और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। इसीलिए इनका आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। तो इसका आप फिगर एक छोटा सा बना लेंगे कि इसका सर फिगर क्या है। तो ऐसे बना करके
अभी आप लिखे हैं कि इसके जो कण जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इसके कण, ठोस के कण या ठोस के अणु जो हैं बहुत पास पास हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इनके अणुओं के बीच यह स्थान नगण्य नहीं के बराबर है, मतलब थोड़ा थोड़ा स्थान है। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि जो ठोस के जो कण होते हैं, आप यहाँ से इसको लिख लीजिएगा, ठोस ब्रैकेट में सॉलिड। ठोस के जो कण हैं वो इधर उधर गति नहीं करते हैं। जो ठोस के कण हैं उनके, चूंकि उनके बीच खाली स्थान तो रहता नहीं है, अंतराणु का स्थान तो रहता नहीं है, तो जब अंतराणु का स्थान नहीं रहता है तो ये अपने ही स्थान पे, मतलब जिस स्थान पे रहते हैं अपने ही स्थान पे कंपन करते रहते हैं, मतलब इधर उधर गति करते रहते हैं, अपने ही स्थान पे कंपन करते रहते हैं। ये इधर उधर की गति नहीं कर पाते हैं। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि इनके बीच खाली स्थान यह नगण्य नहीं के बराबर है, यह इनके बीच खाली स्थान नहीं के बराबर है। उम्मीद करते हैं आप इसे नोट कर लिए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको अच्छे से अपने जो फेयर है, जो नोट्स है, उस पर इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि सर कैसे इनके जो ठोस के जो अणु या ठोस के जो कण होते हैं कैसे अपने एक ही स्थान पर कंपन करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई गर्म तवा ले लेते हैं, तवा तवा आप जानते हैं जिस पे रोटी बनाई जाती है, जब गर्म तवा पे आप जब अगर इस पे पानी की बूंदें डालते हैं तो पानी की बूंदें जब इस पर पड़ती हैं तो वह छन छन की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है दोस्तों? छन छन। जो द्रव के अणु रहते हैं वो मतलब उछलने कूदने लगते हैं तवा पे। तो जो छन छन की जो आवाज़ है वह आती है तवा से। अर्थात कह सकते हैं कि सर ठोस के जो अणु जो हैं, जो ठोस के कण जो हैं वो बहुत पास पास हैं और सर वो गर्म रहते हैं, और जैसे ही जब उस पर हम लोग ठंडा पानी या कोई भी पानी अगर जब गिराते हैं तो उसके अणु आपस में कंपन करते हैं और उनकी कंपन की जो ध्वनि है वही छन छन के रूप में हम लोगों को सुनाई देने लगती है। आप गर्मी के दिनों में जब ईंट की तराई की जाती है, जब घर मकान बनता है, तो आप देखे होंगे कि जब गर्मी के दिनों में हम लोग ईंट पे पानी डालते हैं तो उसमें से भी छन छन की आवाज़ आती है, ईंट से भी छन छन की आवाज़ आती है। तो उसका मतलब ये है कि जो गर्म, मतलब वो हीट रहते हैं, जो ठोस के जो ठोस पदार्थ होता है वह ज़्यादा गर्म रहता है। जैसे ही उस पर पानी हम लोग डालते हैं या पानी पड़ता है तो वह क्या होने लगता है, उसके जो कण जो रहते हैं वो कंपन करने लगते हैं और वहीं उनकी कंपन की ध्वनि जो है हम लोगों को सुनाई देती है छन छन के रूप में। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है दोस्तों हम लोग डालेंगे कि द्रव क्या होता है। द्रव, द्रव को इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो लिक्विड कहते हैं, लिक्विड। दोस्तों हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं द्रव का, इसका परिभाषा क्या होता है और इसकी व्याख्या देखेंगे फिर उसके बाद। तो द्रव का परिभाषा, अगर इसके डिफिनेशन की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर द्रव का मतलब कि जो लिक्विड, द्रव का मतलब सर जो हम लोगों के घर पे जो पानी वगैरह या पानी की तरह जो पदार्थ रहते हैं उसी को हम लोग द्रव कह रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में आप क्लास 8वीं 6वीं 7वीं में पढ़े भी होंगे कि द्रव का मतलब पानी को ही सर हम लोग लिक्विड कह रहे हैं ना। तो अब इसका परिभाषा क्या है विज्ञान में, रसायन विज्ञान में या फिर विज्ञान में कह सकते हैं कि सर इसका परिभाषा, द्रव का परिभाषा क्या होगा। तो इसके परिभाषा के बारे में हम लोग देखेंगे कि वह पदार्थ जिसकी आकृति अनिश्चित, जिसकी आकृति अनिश्चित,
जिसकी आकृति अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। वह पदार्थ जिसकी आकृति अनिश्चित तथा आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो आप कहेंगे कि सर इसकी आकृति अनिश्चित कैसे आप बता रहे हैं कि इसकी मतलब जो द्रव है इसका आकृति सर निश्चित अनिश्चित, आकृति अनिश्चित से क्या तात्पर्य? इसका मतलब ये तात्पर्य है कि इसकी जो आकार जो होगी, इसकी द्रव की आकार जो होगी, जो बनावट होगी, वह फिक्स नहीं रहेगा और इसका आयतन जो रहेगा वह क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो अब इसकी आकृति की अगर आप बात करेंगे कि सर कैसे निश्चित नहीं रहेगा, कैसे अनिश्चित रहेगा, इसका मतलब ये कि जैसे अगर हम लोग द्रव की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई हम ग्लास लेते हैं, तो अगर जब इस ग्लास में 1 लीटर या आधा लीटर अगर हम लोग पानी की जब बात करेंगे द्रव की, तो आप कहेंगे कि सर आधा लीटर पानी इसमें हम भर देते हैं और जब आप उस पानी को एक गिलास में भरेंगे तो यह गिलास के आकार का हो जाएगा। किस आकार का हो जाएगा? ग्लास के आकार का। अगर जब इसको हम लोग लोटा या फिर कह सकते हैं बाल्टी या किसी भी पात्र में, किसी भी बर्तन में जहाँ पे हम लोग पानी को रखेंगे वह आकृति वहीं धारण कर लेगा। कौन सा आकृति धारण करेगा? जो जिस बर्तन में उसको रखा जाएगा, जिस बर्तन में पानी को आप रखेंगे तो वह उस आकार का बन जाएगा। आप देख रहे होंगे, जैसे देखे भी होंगे कि जब पानी को हम लोग गिलास में रखें तो गिलास के आकार का हो गया, जब उसी पानी को हम लोग लोटा में रखें तो लोटा के आकार का हो गया, जब बाल्टी में रखें तो बाल्टी के आकार का हो गया। इसका मतलब कि जब हम लोग इस पानी को जिस आकार में, जिस पात्र में रख रहे हैं वह उसी के आकार का हो जा रहा है। इसका मतलब कि इसकी आकृति सर कोई फिक्स नहीं है। ये नहीं कि अगर हम पानी को पता चले कि अच्छा पानी को हम ले करके आएँ अपने घर से या फिर कहीं मार्केट से खरीद करके लेकर आएँ तो वो बाटल में लेकर आएँ और जब बाटल में था तो सर वहाँ पे तो हम लोग देख रहे थे कि पानी बाटल के ही आकार का है। लेकिन जैसे ही उसको हम गिलास में रखें या किसी अन्य पात्र में रखें तो देखें कि सर वह गिलास में रखे तो गिलास के आकार का हो गया, लोटा में रखे तो लोटा के आकार का हो गया। इस बात से पता चल रहा है कि सर इसकी आकृति क्या है, अनिश्चित है। अगर हम बात करेंगे कि अगर आधा लीटर पानी लेकर आए हैं, चाहे उसको गिलास में रखें, चाहे तो फिर इसको लोटा में रखें या इसको बाल्टी में रखें या इसको डिब्बा में रखें, मतलब किसी भी वस्तु में रखेंगे तो वह किस आकार का हो जाएगा? आकार तो उसका बदल जाएगा, लेकिन इसका आयतन अगर आधा लीटर है तो वह आधा लीटर में ही रहेगा। अगर वह आधा लीटर है तो आधा लीटर में ही रहेगा। एक बच्चे ने कहा कि सर अगर ड्रम में रखेंगे तब, जो नीला ड्रम वाला भी चल रहा था, तो नीला ड्रम में रखिए, चाहे काला ड्रम में रखिए, चाहे किसी भी ड्रम में रखिए, अगर ड्रम में रखेंगे तो वह ड्रम के आकार का हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर ड्रम में तो आधा लीटर पानी कुछ ज़्यादा दिखेगा ही नहीं, पानी बढ़ा लीजिएगा, जितना बढ़ा लेंगे और उसको किसी भी पात्र में रखेंगे, जिस पात्र में रखेंगे वह उसी पात्र का हो जाएगा। ड्रम में रखेंगे ड्रम के पात्र का हो जाएगा, जिसमें भी आप रखना चाहेंगे अगर रखेंगे तो वह उसी आकार का हो जाएगा। इसका मतलब कि उसकी आकार अनिश्चित हो जाएगा, आकृति अनिश्चित हो जाएगी और उसका आयतन जो है वह अगर 1 लीटर है, 2 लीटर है तो वह किसी भी पात्र में रखेंगे तो वह वहीं रहेगा। इसमें हम लोग जैसे एग्जाम्पल की इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जैसे में आप लिख लेंगे जल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इत्यादि। दोस्तों
आज के लिए इसी पे स्टॉप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आई होगी। और अगर आपको यह टॉपिक पसंद आई होगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है पहले आपको मिल सके। और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा कि जो घर पे रह कर के भी अगर जो ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, तो चूँकि हर घर में एंड्रॉयड मोबाइल हो गई है, और अगर आपके यहाँ घर में एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उसका सही इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आप आराम से अपना घर बैठे फ्री ऑफ कास्ट बिना 1 रुपये खर्च किए आप इन सारे सब्जेक्ट का, हमारे यहाँ सब सब्जेक्ट लगभग धीरे धीरे चालू कर दिया जाएगा। और इस समय फ़िलहाल केमिस्ट्री चल रही है, आप इसको एक नोट्स तैयार करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि पूरे केमिस्ट्री को आपको 2 से 3 बार रिवीजन करा दूँ। आपके जब तक क्लास 9 का सत्र चलेगा, इस केमिस्ट्री को 2 से 3 बार मैं रिवीजन करा दूँगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।